हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में, एक नई वैल्यू के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर को। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं टारगेट एसएससी स्टेनोग्राफर 2000 परीक्षा के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट बैच लेकर आया हूं। इस बैच में हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उनको हम कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में मैं कंटिन्यू 16 दिन से काम कर रहा हूं और आज ये मेरा 16th डे है। आज भी मैं आपके लिए एक नया पेपर सेट लेकर आया हूं। देखिए, प्रीवियस पेपर सेट में मैंने यहाँ पूरे 50 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे और जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था वो ये था 50, ये वाला, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक मैं कंप्लीट करा चुका था। अब मैं इसके आगे आज बढ़ रहा हूँ 51 से। तो देखिए, आपको क्या करना है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले चीज़ों को देख लीजिए कौन कौन सा क्या क्या दिया हुआ है। एक्टिव वॉइस में आता है हैड प्लस V3 और पेसिव वॉइस में आता है हैड बीन प्लस V3। ठीक है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हैड बीन प्लस V3 दिया हुआ है और मी दिया हुआ है। मी हो गया मेरे पास में सब्जेक्ट और बिफोर आई मेट ये मेरे पास में हो गया पूरा का पूरा अदर वर्ड हो गया। तो शुरू करते हैं। लास्ट वाले में आई मेट आ रहा है, ये तो कैंसिल कर दीजिए। हैज़ बीन आ रहा है, मेरे को चाहिए हैड बीन, तो थर्ड वाला भी कैंसिल करिए। सेकंड वाले में हाँ ये हो सकता है हैड पोस्टेड, आई हैड पोस्टेड द लेटर। क्वेश्चन में बिफोर लिखा हुआ, यहाँ पे आफ्टर आ रहा है तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 ही है जो सारी चीज़ों को सेटिस्फाइड कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 पर आते हैं। 52 में क्या दिया हुआ है, 52 में आपके पास में लिखा हुआ है यहाँ पर सम एक्सपीरियंस टीचर से दैट। कुछ एक्सपीरियंस टीचर कहते हैं कि, अच्छा दैट के बाद में मेरे को अगेन एक सब्जेक्ट चाहिए होगा। जब भी कभी दैट सेंटेंस के बीच में आएगा तो वो ज्वाइंट करने का काम करता है। एक मिनट में थोड़ा इसको ठीक ठाक कर दूँ, बार बार कॉल लगा रहे हैं पीछे से बच्चे। चले, अब नहीं लगाएंगे कॉल। तो देखिए, दैट के बाद में मेरे को चाहिए रहेगा सब्जेक्ट। तो बस शुरू करूँगा मैं, पी से तो सेंटेंस शुरू होगा पहला। अब पी के बाद में क्यू आना है, एस आना है, इन सब चीज़ों को मैं देखूंगा मैं। इट इज सम एक्सपीरियंस, क्या बोला गया, सम एक्सपीरियंस टीचर से दैट टीचिंग अबाउट इंग्लिश इज इजी। ठीक है, एंड टीचिंग इंग्लिश इज डिफिकल्ट, द लेटर नीड्स डेडिकेशन एंड रिसोर्स। देखिए, इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा घुमाव फिराव करके दिया हुआ है। देखिए, अगर मैं इधर से अगर पी के बाद में आर रखता हूँ तो मेरे को कोई ऐसा प्रॉपर कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। जैसे टीचिंग इंग्लिश इज डिफिकल्ट एज, और पी के बाद में आर रखा, आर के बाद में एज द लेटर नीडेड। लेटर का मतलब होता है बाद वाला। तो दो लोगों के बारे में चर्चा होनी है, पहला वाला और बाद वाला पता होना चाहिए हमको। देखिए, दूसरे पॉइंट में आएगा पी क्यू आएगा, टीचिंग अबाउट इंग्लिश इज ईजी। इंग्लिश के बारे में पढ़ाना आसान है, एंड टीचिंग इंग्लिश इज डिफ़िकल्ट एज, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाना बहुत कठिन है। द लेटर नीड्स डेडिकेशन रिसोर्स एंड मैनी मोर। बाद की जो चीज़ है उसके अंदर काफ़ी सारा डेडिकेशन चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और भी कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। चलिए, एंटोनिम्स आपको बताना है। चैलेंज का मतलब क्या होता है, किसी को आपने क्या दे दी है, चुनौती दे दी है, चैलेंजिंग काम है, चुनौती वाला काम है। तो इसका अपोजिट आपको बताना है, क्या प्रॉब्लम होगा। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, हर्डल होता है, किसी चीज़ में रुकावट होगी। एंटोनिम बताना है। चैलेंज का उल्टा क्या होता है, सॉल्यूशन। अगर आपको किसी ने चैलेंज दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, तो उसका आपको आंसर बताना पड़ेगा, सोल्यूशन। थ्रेट का मतलब होता है धमकी, तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन पर। आपको क्या बताना है, पैसिव वॉइस बतानी है। और पैसिव वॉइस में क्या दिया हुआ है, आई शेयर्ड सेकेंड फॉर्म अ क्लिपिंग ऑफ माई सेल्फ डेड लिफ्टिंग एंड डूइंग बैक स्क्वाट्स। तो देखिए, ज़्यादा घबराएं नहीं, सिर्फ ये सेकंड फॉर्म से मतलब रखिए। कभी भी अगर एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको चाहिए होता है वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बस यही चीज़ ढूंढना चालू कर दीजिए, वाज या वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर है। यहाँ पे आर बीइंग है, गलत हो रहा है। यहाँ पे देखिए वाज आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है। यहाँ पे बाय आ रहा है, एक मिनट इसको होल्ड करके रखते हैं, बाकी भी चेक करें। यहाँ आर बीइंग आ रहा है, सेकंड वाला गलत हो गया। यहाँ इज शेयर्ड आ रहा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ही एक ऐसा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो पूरा का पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म से।
बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर ऐसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाइए। देखिए मैं यहाँ पे जो सॉल्व करने का मेथड है ना, मैं वही मेथड लगा रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर ज़रूरत है, जिस तरह के ब्रेन की एग्जाम में ज़रूरत है। देखिए मैं इस एग्ज़ाम से काफ़ी बार गुजर चुका हूँ, मैंने इस एग्ज़ाम को बहुत बारीकी से देखा है, इवन मैं मेरिट लिस्ट में भी लौट कर आया, लेकिन हारेंगे नहीं जब तक आखिरी सफलता नहीं मिल जाती। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, मेरे को इसका पूरा प्रोसेस पता है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो मैं जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ वही लॉजिक आप लोगों को लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, उस स्पीड से कर पा रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर। कोई बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं है कि पहाड़ खोदना पड़ेगा आपको, किया जा सकता है प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करते हैं तो। देखिए द बॉस सेड टू द सेक्रेटरी, बॉस ने सेक्रेटरी से कहा डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर A3 साइज पेपर, A3 साइज पेपर को ना भूलिएगा। तो देखिए बॉस क्या करेगा क्या बॉस कहेगा कि सिंपल सी भाषा में कहेगा टोल्ड, क्या आस्क्ड करेगा? नहीं। क्या टोल्ड करेगा? नहीं। जो बॉस है वो क्या करेगा, हमको इंस्ट्रक्शन देगा। क्या देगा? इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, द बॉस इंस्ट्रक्टेड द सेक्रेटरी, और जो डू नॉट होता है वो नॉट टू में बदलता है, हमेशा याद रखना। डू नॉट किस में बदलता है? नॉट टू में। तो केवल एक ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें डू नॉट नॉट टू में बदल रहा है। बाकी देखिए यहाँ दैट आ रहा है, दैट नहीं आना चाहिए, या केवल टू आ रहा है, नहीं आना चाहिए, यहाँ दैट आ रहा है, नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब होता है अगर किसी के अंदर कोई दया का भाव हो, है ना, कोई व्यक्ति काफ़ी पोलाइट हो, किसी को लेके जेनरस हो, फिलांथ्रोपिस्ट हो, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंड बोला जाता है। और ये एक मुहावरा है, ये बिल्कुल नया आया है, यानी कि ये मेरी फाइल में नहीं था, ये आउट ऑफ फाइल आया है। ठीक है, मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पर ही। जब आते हैं वॉकअप तो उस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ, जब नहीं आते तो उस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपके लाइक शेयर और के चक्कर में मैं झूठ बोल जाऊँ यहाँ पे। भैया प्रूफ है मेरे पास, तो कहाँ से बचूंगा मैं। टेलीग्राम पर पूरा PDF पड़े हुए हैं, आप उस पर जाके चेक करिएगा तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि सर ने जैसा पढ़ाया वैसा आया है कि नहीं आया। अब आजकल तो ऑनलाइन है। ठीक है, कंपैशन का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर दया का भाव होना, यानी कि करुणा का भाव होना, ममता का भाव होना। ठीक, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, बोल्ड, करेजियस। लक का मतलब भाग्य, विक्ट्री का मतलब जीत यानी कि विन। फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंपैशन, किसी के प्रति दया का भाव, सहानुभूति का भाव। 57 पर आ जाइए। आई एम एस्टोनिश टू सी हर मर्क्यूलियर डेमिनियर इन द मेकिंग ऑफ एनी टास्क अ सक्सेस। तो पहली बात जो है, मर्क्यूलियर का मीनिंग समझिए वो क्या होता है। मर्क्यूलियर का मतलब होता है ऐसी चीज जो एक जगह पर रुकी रहेगी, स्टेबल रहेगी, ठीक है, स्थायी रहेगी, बदलेगी नहीं किसी भी जगह से। कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो मनमौजी हो, जो अपने मन का काम करता हो, किसी की सुनना नहीं है, अपने मन का काम करना। एरेटिक का मतलब क्या होता है? जो इर्रेगुलर हो, रेगुलर ना हो कोई चीज, इर्रेगुलर। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर क्या होना, अप एंड डाउन्स, अप एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं। इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है? इनवेरिएबल का मतलब, अच्छा एक मिनट अपनी, अच्छा इनवेरिएबल का मतलब होता है कि जो बदलेगा नहीं, स्टेबल। और ये क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है। मर्क्यूरियल का मतलब क्या था? अनस्टेबल, जो अस्थिर हो, जो मतलब अपनी बातों को बदलता रहता हो, जैसे मरकरी जैसा, मर्क्यूरियल। और स्टेबल का मतलब क्या हो जाएगा? कि जो अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अपने शब्दों को वापस लूँगा, मैंने वहाँ स्टेबल लिख दिया था, थोड़ा सॉल्व किया तो मेरे को पता चला। 58 पर देखते हैं, 58 क्या कर रहा है। 58 में आपको एंटेनिम बताना है। इंटेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लेकर अपना इरादा होना, क्या कहलाता है? इरादा होना। ठीक है, अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? कि जो अनस्टेडी हो, जो स्थायी नहीं हो, जो बदलता रहता हो। रिजिड का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा कठोर है, टफ, रफ। अलर्ट का मतलब होता है सजग यानी वॉचफुल। और इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी को क्या करना, शामिल करना, इंक्लूड करना किसी को। ठीक है, अच्छा मैं अब आपको एक बात बताऊं इधर पे एक, अब मेरे को ध्यान से सुनिएगा। एसएससी जो आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर 4 कर रहा है। एसएससी क्या बोल रहा है? कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होना चाहिए। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एसएससी ने 4 आंसर कैसे कर दिया।
मेरे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए वो भी चर्चा करेंगे। देखिए इंटेंट का मतलब होता है किसी चीज को इरादा कर लेना, डिटरमाइन कर लेना, डिटर्मिनेशन पक्का इरादा कर लेना, इंटेंशन इरादा, ठीक है। इरादा कर लिया किसी चीज को, यानी कि प्लस बात कर ली, पॉजिटिव बात कर ली। इंक्लूड का मतलब तो इन्वॉल्व का मतलब होता है जोड़ना, तो ये भी जोड़ना हो रहा है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनिम हो रहे हैं ना, इंटेंड और इन्वॉल्व, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, अनसर्टेन। अगर डिटर्मिनेशन का मतलब होता है स्थाई, तो अनसर्टेन का मतलब होता है अस्थाई, तो मेरा आंसर ये लगेगा ऑप्शन नंबर 1। और एसएससी ने ऑप्शन नंबर 4 क्यों दे दिया ये मैं नहीं जान सकता, इसका मेरे को कोई, काफ़ी मैंने सर्च करने के बाद में मैंने आपको आंसर नंबर 1 बताया, और यही आप लगा कर आइएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी के कुछ अलग विचार हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि नहीं सर ये रीज़न था, इस रीज़न से एसएससी ने 4th वाला ऑप्शन दिया था। मुझे तो खैर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल पाया, ऐसा कोई रीज़न नहीं मिल पाया। 59 पर आ जाइए। 59 में क्या करना है, आई शैल बी कुक। अरे शैल बी के बाद में क्या आता है, आईएनजी आता है ना भैया। टेंसेस का एक क्वेश्चन गारंटेड आ रहा है भैया, तो तैयार रहिएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। 60 पर आ जाते हैं। 61 60 क्या कह रहा है, आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसमें आपको एरर ढूंढनी है, और बस इसका एक टेक्निक बता दूं मैं आपको, कभी भी एवरीवन सब्जेक्ट के रूप में हो ना, ईच और एवरी कभी भी सब्जेक्ट के रूप में हो, तो गारंटेड है आगे सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। बस शुरू हो जाइए। यहाँ डेड आ रहा है, साइड करिए। डेड के साथ में ट्राइड आ रहा है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है। डेड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको हटाइए। एवरीवन के साथ में वर्ब नहीं आएगा। एवरीवन हैड, हैड के साथ में आईएनजी, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका प्रॉपर आंसर होगा, एवरीवन वाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। 61 पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच बतानी है, सॉरी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट बतानी है। अच्छा देखिए हेड लगा हुआ है ना, तो अगर आप डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच में आता है हमारे पास में, देखो अगर हेड का ना इनडायरेक्ट भी हेड ही बनता है। हेड का इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनता है, हेड ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा। हेड का क्या बनता है, हेड ही बनता है। तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड वाला तो कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड से तो कोई लेन देन नहीं है। सैड 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 हो सकता है, इन्वर्टेड कॉमा। आई विल हैव, यहाँ पे हैड आ रहा है, यहाँ पे विल हैव आ रहा है, गलत है। यहाँ मस्ट हैव आ रहा है, गलत है। यहाँ पे केवल हैड आ रहा है, तो दिया गया सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर, चलो बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 क्या बोल रहा है, माई मदर विल बी हेयर टुमारो। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, बहुत आसान होने वाला है ये। देखिए ही सैड 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 सैड, माई मदर है वो लड़के की माँ है, तो इसलिए हिज मदर हो गया, हिज मदर हिज मदर। या माई मदर है, थर्ड वाला कैंसिल हो गया। अच्छा विल का क्या बनता है, वुड बनता है, तो वुड आ रहा है, वुड आ रहा है, ठीक है। बी आ रहा है, बी आ रहा है। हेयर का क्या बनता है बताइए, इनडायरेक्ट स्पीच में देयर बनता है, तो यहाँ तो हेयर है, इसको कैंसिल करिए। ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा प्रॉपर आंसर है। टुमारो का किस में बदलता है, द नेक्स्ट डे में। फिर से देखिए, टुमारो नेक्स्ट डे, हेयर का देयर, विल बी का वुड बी, माई मदर का हिज मदर। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 63 पर। गांधी जी कंसिडर्ड इट wrongly to use unfair means even for the fair ends। गांधी जी मानते थे कि गलत है, अच्छाई के लिए अगर आप गलत का सहारा लेते हैं तो वो गलत होता है। गांधी जी ऐसा मानते थे। मेरे को ना रॉन्गली में एरर लग रही है, रॉन्गली नहीं होना चाहिए, रॉन्ग। कंसीडर्ड रॉन्ग, कंसीडर्ड के बाद में ना यहाँ पर ना एडजेक्टिव आता है, ये ध्यान रखिएगा, एडवर्ब नहीं आता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसीडर्ड इट रॉन्ग होना चाहिए। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। 64 क्या कह रहा है, रघु डिड नॉट गेट द जॉब बिकॉज ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पोस्ट। देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, एक्सपीरियंस एक नाउन है, और इनफ के पैटर्न में मैं आपको बता दूं, जो नाउन होता है वो इनफ के बाद में आता है। तो अभी आपको क्या कहना चाहिए, इनफ एक्सपीरियंस कहना चाहिए, और फिर फॉर द पोस्ट ऑफ, ये आपका आंसर होना चाहिए।
यानी कुल मिला के एक्सपीरियंस और इनफ को इंटरचेंज कर देंगे ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इनफ के बाद में नाउन आता है और इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या दिया हुआ है बेटा, वर के साथ में क्या दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म दी हुई है, ठीक है। तो बस अगर पैसिव वॉइस में वाज या वर दिया गया हो और कौन सी फॉर्म दी गई हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो एक्टिव वॉइस बनाते समय आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना चाहिए। तो शुरू हो जाइए। हैड बीन आ रहा है, नहीं होगा। स्टोन्स थ्रो, थ्रो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगी। वर थ्रोइंग पास्ट टेंस से नहीं होगा। थ्रू सेकंड फॉर्म है, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। 66 क्या बोल रहा है, दे वर सिटिंग ऑन द चेयर इन द क्लास एंड टॉकिंग टू ईच अदर। वे कक्षा में, क्लास में, कक्षा में कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। व्हेन दे एंटर्ड इन अ हीटेड आर्गूमेंट, और उसके जब वो कक्षा में बातें करते करते क्या हो गया, अचानक से वो एग्रेसिव हो गए और वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करने लगे। अच्छा ध्यान रखिए, एंटर के साथ में ना कभी इन का यूज़ नहीं किया जाता, इन प्रपोजिशन का यूज़ होता ही नहीं है एंटर के बाद में, तो ये अननेसेसरी है, इसी को हटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसी में एरर है, ठीक है। और कुछ आएगा क्या उसकी जगह पे, कुछ नहीं आएगा। वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर आशा फॉर शॉपिंग, मैं आशा का इंतजार कर रही थी खरीदारी के लिए। आई स्पिल लेमोनाइड ऑन माई न्यू ट्राउज़र, और मेरे से क्या हो गया, जो लेमोनाइड था, नींबू का जो जूस था, वो ट्राउज़र पर फैल गया। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर फॉर शॉपिंग की जगह पर टू शॉप ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो बता रहे हैं कोई चीज़ है जिसके लिए वो जा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, हमको सिनोनिम बताना है। वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को त्याग देना, एब्डिकेट कर देना, लीव, फॉरशेक, एब्डिकेट, रिलंक्विश, बहुत सारे लेटर्स हैं बेटा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कोशिश ये करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका जो है ये कवर हो जाए, है ना, क्योंकि अगर मैं एक एक वर्ड पे 10-10 बताने लगूंगा, जो कि मैं बता सकता हूँ, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही बताता हूँ जितना आपको एग्जाम के लिए ज़रूरत है। फॉरशेक, ए आएगा बेटा इसके अंदर। अच्छा, रिक्लेम का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर दोबारा से अपना दावा करना। पोजेस का मतलब क्या होता है, अधिकार होना किसी के ऊपर, है ना, पोजेशन होना। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को अलग कर देना, सेपरेट कर देना, अलूफ कर देना, अलग कर देना। कमेंट्स का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, इनिशिएट। तो अभी देखिए, अबेंडन का मतलब त्यागना है, डेजर्ट का मतलब भी क्या होता है, किसी को त्याग देना, तो यही आंसर है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अरे सर डेजर्ट का मतलब तो रेगिस्तान होता है। हाँ बेटा, रेगिस्तान भी होता है इसका मतलब, और इसका मतलब किसी को अलग कर देना भी होता है। अरे सर डेजर्ट का मतलब तो मिठाई होता है, तो मिठाई में देखिए डबल एस आएगा, मीठा हो गया ना ज़्यादा, एस फॉर सैंड यानी कि रेगिस्तान, और डबल एस लग गया तो स्वीट हो गया, मिठाई बढ़ गई। मैंने ऐसे ही याद किया था, ठीक। ऑप्शन नंबर 3। 69 पर आते हैं। 69 पे क्या करना है आपको, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। वाई इज ही क्राइंग, ही आस्ड वाई ही इज क्राइंग। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, ही आस्ड तो आस्ड रहेगा, आस्ड, वाई 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 सही रहेगा, ही सही है। अच्छा इज एम आर किस में बदलता है, जल्दी बताइए, वाज या वर में बदलता है ना इज एम आर। तो देखिए, अच्छा एक प्रॉब्लम है, यहाँ ही आस्ड है, यहाँ शी आस्ड है, तो शी वाले तो हटाइए ऑप्शन, ही वालों को रहने दीजिए। ही की जगह ही आ गया, यहाँ शी कैसे आ रहा है भैया, शी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ही आना चाहिए, ही का नो चेंज रहता है। इज एम आर का वाजवर हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखो भाई, अगर आपने पहले से फॉर्मूले फंक्शन पढ़े होंगे तो आप तो कर पा रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा ना फॉर्मूला फंक्शन, उनके लिए वाकई तकलीफ दे होगा, ये नहीं कर पा रहे होंगे वो लोग जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ। प्रैक्टिस ही नहीं है ना, या तो रूल नहीं पढ़ा हुआ, रूल पढ़ा हुआ होता तो जल्दी से जल्दी आंसर आ जाता, है ना, थोड़ा आसान हो जाता ना। आप अब आप एक ही बात बताइए, अगर आप रोजाना दौड़ेंगे तो एक व्यक्ति जो कभी हफ्ते में एक बार दौड़ता है, एक व्यक्ति जो रोज दौड़ता है, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, रोज दौड़ने वाले की ना, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय रोट मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर वर्ड हो गया। तो अब मैं आपको बताऊं, मैनी स्टोरीज तो हो गया सब्जेक्ट, मैनी स्टोरीज मैनी स्टोरीज। अच्छा मैनी चिल्ड्रन आ रहा है, इसको हटाइए। अब स्टोरीज प्लूरल है, तो मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा वर, वर हैव आ रहा है, थर्ड वाला हट गया। रिटर्न थर्ड फॉर्म है, रिटर्न थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के बाद में चाहिए मुझे बाय, क्या चाहिए मेरे को,
बाय चाहिए, अरे यार रिटर्न फॉर, फिर आ सकता है, फॉर चिल्ड्रन हो सकता है। 70 में बच्चों के लिए लिखा गया था। 70 में जो प्रॉपर आंसर होना चाहिए ना, वो ध्यान सुनिएगा कि रिटर्न के बाद में जिसके लिए लिखा जाता तो पहले क्या करेंगे, आप यही वाला ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन नंबर 2, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन ना लें। ठीक है। मैनी स्टोरीज वर रिटन फॉर चिल्ड्रन, कई सारी कहानियां लिखी गई बच्चों के लिए बाय लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। फर्स्ट भी लग सकता था लेकिन नहीं, आपको सेकंड ही लेना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रपोजिशन का प्रॉपर यूज दिखाना पड़ेगा। अब आ गए हैं भैया हम लोग कॉम्प्रिहेंशंस पर, इसको देख लेते हैं ये कैसे काम करते हैं। चाइल्ड प्रोडिगीज आर मिराकुलस कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन। प्रोडिगी का मतलब क्या होता है, किसी का टैलेंट या प्रतिभा। ऑफ चिल्ड्रन, देखो बच्चों के अंदर जो टैलेंट प्रतिभा होती है वो एक बहुत ही जादूगरी वाला कैटेगरी होती है बच्चों के अंदर। दैट डैश बेस्टोड विद, देखिए ये जो मेराकुलस कैटेगरी है ये चाइल्ड प्रोडिगीज, ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, तो यहाँ पे लगना चाहिए आर। देर आर बेस्टोड विद द अंडरलाइंग अटेंशन बिकॉज ऑफ देयर एक्सेप्शनल स्किल इन एवरी डोमेन ऑफ द कैरिकुला। देखिए वो जो बच्चों का जो टैलेंट है वो कब निकल कर आता है, जब उनको स्टडी के लिए कुछ किताबें दी जाती हैं, उनके जो एजुकेशनल जो कैरिकुलम्स होते हैं उसके अंदर उनका जो है कला निखर कर सामने आती है। ठीक है। फिर क्या बोला गया है इसके अंदर, व्हेन वी स्पीक ऑफ, जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, व्हेन वी स्पीक ऑफ चेंजेस इन सोसाइटी, जब हम समाज के अंदर बदलाव की बात करते हैं, वी ग्रांट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द चाइल्ड प्रोडिगीज, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देते हैं, बच्चों को दे देते हैं। तो देखिए हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो फॉरगेटन चेंजेस नहीं होगा, ऑर्डिनरी मतलब साधारण बदलाव नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, रिमार्केबल। अगर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा बदलाव हो तो हम क्या करते हैं, सोसाइटी में क्या कहते हैं हर बार कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। अरे भैया बच्चे तो अब आए हैं संसार में। अब ये बताइए, जैसे मैं हूँ, मैं अगर कुछ गलत काम करूँगा तो मेरा बच्चा भी तो वही देखेगा ना। आप हैं, अब आपकी भी कभी शादी होगी, आप भी कभी अपने घर जाओगे, है ना, और आपके भी बच्चे होंगे, अगर आप उनको अब आप जब झूठ बोलोगे तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। जो आप करते हो ना बच्चे वही जाके स्कूल में करते हैं। अगर आप घर पे अगर आप घर पे आप शब्दों का यूज़ करोगे, अक्सर ऐसा हो जाता है फैमिली में, चल जाता है तू तेरी हो जाती है और बच्चों के सामने तू तेरी हो रही होती है, तो बच्चा बहुत आसानी से उसको कैप्चर कर लेता है कि मम्मी फॉर्म में है कि पापा फॉर्म में है, मम्मी वर्सेस पापा चल रहा होता है, तो बच्चा सब देखता रहता है और नोटिस करके फिर क्लास में जाके मम्मी वर्सेस पापा ही खेलता है वो। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, डैश दीज आर चिल्ड्रन हु थ्राइव्स एवरीवेयर, है ना, thrives everywhere, their parents are overjoyed when they win the lottery and their peers are envious of them. Researches show that the young prodigies rarely go on to change the course of history. देखिए भैया क्या बोला गया है इसके अंदर कि बच्चे क्या होते हैं, फिर भी क्या होते हैं, कई बच्चे होते हैं पनपते हैं, फिर भी कौन सा वर्ड आ रहा है, इन सब के बाद में भी कई सारे बच्चों में परिवर्तन आता है। नंदलेस, नंदलेस का मतलब होता है फिर भी बच्चे पनपते हैं और सभी जगह पे बच्चों जो हैं सभी देशों में ऐसा होता है। पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है जब वो क्या करते हैं, एक लॉटरी जीतते हैं और इस चीज़ को देखकर उनके पड़ोसियों को जलन का भाव उत्पन्न होता है। रिसर्च ये बताती है कि यंग प्रोडिगीज, जो यंग जो जनरेशन वाले बच्चे होते हैं वो इतिहास को देखकर मुश्किल से ही थोड़ा सा चेंज लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, मनोवैज्ञानिक के अनुसार, मैनी हिस्ट्रीज मोस्ट, देखिए बोला गया कि कई सारे ऐसे रिसर्चर्स थे, कई सारे ऐसे लोग थे जिनके पास में बहुत ज़्यादा टैलेंट था। रिसर्चर्स नहीं होगा, लेम का मतलब लंगड़ा होता है, डम का मतलब गूंगा होता है, नोटेबल, नोटेबल का मतलब होता है ऐसा कार्य जो बहुत अच्छा है। बहुत ही विश्वसनीय और इम्पॉर्टेंट फिगर थे जो बचपन में जब बच्चे थे तब वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहे थे। जैसे मान लीजिए कोई राइटर है, बचपन में बिल्कुल नहीं लिख पढ़ पाता, जैसे आप अगर बात करें जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, है ना, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, तो वो ज़्यादा लिख नहीं पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे। थॉमस अल्वा एडिशन, है ना, 7-8 साल की उम्र तक, उसके बाद उनकी माता जी ने उनको पढ़ाया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, बल्ब का निर्माण किया और आज बल्ब का जो प्रयोग है सभी जगह पे किया जा रहा है। टू पैराफेस टी एस इलियट,
अगर बात करें तो टी एस इलियट नाम के एक राइटर थे, उनके साथ में भी ऐसा था, देयर करियर टेंड्स टू एंड नॉट विद अ बैंग, उनका जो कैरियर है एक अच्छी तरीके से एंड नहीं हुआ था, बट डैश, बट डैश क्या हुआ था, बट डैश रिकंसील का मतलब क्या होता है बताइए, किसी चीज़ का समाधान करना। इम्पल्पेबल का मतलब होता है बिल्कुल गायब हो जाना। इनडोमिनेटेबल जिसको दबाया नहीं जा सके। और यहाँ पर बड़ा है विम्पर, विम्पर का मतलब होता है किसी का जो कैरियर है काफ़ी रो रो कर ख़त्म होना, रो रो कर समाप्त होना, ठीक है, रो रो कर समाप्त होना। तो यही था, ऑल्दो द चाइल्ड प्रोडिगीज फ्रिक्वेंटली पोजेस अ वेल्थ ऑफ इंटेलिजेंस एंड एम्बिगियस, देयर इनएबिलिटी टू डेवलप अ यूनिक थॉट प्रिवेंट फ्रॉम द एडवांस ऑफ द सोसाइटी। तो कुल मिला के ये बोला गया है कि बच्चे जो होते हैं बचपन में उनके दिमाग की जो काबिलियत होती है काफ़ी तेज़ होती है, और कुछ बच्चों की दिमाग की काबिलियत तेज़ नहीं होती है। तो जिन लोगों की बचपन में तेज़ नहीं होती है लेकिन भविष्य में जाके तेज़ हो जाती है, इसकी भी संभावना बताई गई है, ठीक है। तो बेटा आज के सेशन में हम 75 तक ही करेंगे। उसका रीज़न ये है कि अभी मेरे को ना बाकी सारे क्लासेस के भी वीडियो लेक्चर्स मेरे को रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, जैसे सीजीएल का है, अभी सीजीएल का भी मैं कर नहीं पा रहा। अब जैसे ही मैं आपके वीडियो में 50 क्वेश्चन करता हूँ तो ये वीडियो करीब 1 घंटे का हो जाता है। जब 1 घंटे का हो जाता है तो बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं 25 क्वेश्चंस का ही सेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। नेक्स्ट सेशन में मैं जो तैयार करूँगा मैं 76 से लेकर 100 तक आपको बताऊँगा। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक बेटा। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, कोशिश करें कि एग्ज़ाम में आपके अच्छा स्कोर हो, अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बेटा।